baddest DJ. हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जितना भी मैं अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक है, ये जो है यूपी डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, जो कि वर्ष 2023 से लेकर 2016 के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। ठीक, चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सभी लोग प्रश्न पहले का आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि निस्पंदन सिद्धांत से क्या आशय है। उत्तर में लिखिएगा आप लोग, हेडिंग बनाइएगा उसमें निस्पंदन सिद्धांत। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग लिखिएगा कि निस्पंदन सिद्धांत को अधोमुखी सिद्धांत, ठीक है, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, शिक्षा के प्रयास के लिए यह एक अवधारणा है। ठीक है, इस सिद्धांत का मानना था कि समाज के जो उच्च वर्ग से शुरू होकर, ठीक है, धीरे धीरे निम्न वर्गों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न दूसरा। ठीक है, कह रहा है कि कोठारी आयोग के नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था। उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली का समग्र मूल्यांकन करना और शिक्षा नीति का निर्माण करना था। ठीक है, आयोग ने शिक्षा का क्षेत्र में सुधार, राष्ट्रीय विकास, शिक्षा की भूमिका, शिक्षा में समानता और शिक्षा में अनुसंधान का विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका रहेगा वो प्रश्न तीसरा है। सभी लोग इस प्रश्न तीसरे को देखिए। कह रहे हैं कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है। उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। ठीक है, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे, चाहे उनकी जात, धर्म, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति कुछ भी हो, ठीक है, उन्हें शिक्षा का प्राप्त करने का अवसर मिले। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा हम फास्ट पढ़ाएंगे क्योंकि समय को बचाते हुए प्रश्नों को हल करना हमको। ठीक है, सभी प्रश्नों को टच करना है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है। उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जो है भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य बाल श्रम को क्या करना, खत्म करना है। यह योजना 1987 में शुरू की गई थी और इसका संचालन जो है श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न 5। दोस्तों, चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जितने भी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं सभी से मेरी यही गुजारिश है कि सभी लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, कह रहे कि जनशाला कार्यक्रम क्या है। जनशाला कार्यक्रम क्या है, तो उत्तर में अपने लिखिएगा कि जनशाला कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य वयस्कों को क्या करना, साक्षर बनाना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न 6, कह रहा है कि न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या तात्पर्य है। उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसा स्तर है जो सुनिश्चित करता है, ठीक है, कि सभी छात्र शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर एक निश्चित न्यूनतम ज्ञान और कौशल प्राप्त करें। यह स्तर विभिन्न विषयों जैसे भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 7, कह रहा है कि विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं। उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम के अंतर्गत भारत को स्कूल में जाने के
लिए प्रेरित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में विभिन्न गतिविधियां शामिल होती हैं जो बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है और उन्हें स्कूल में सफल होने में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 8। प्रश्न 8 कह रहा है कि पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखना आपको है। तो उत्तर में आप लिखिएगा कि पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 9 कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय एवं अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर में आप लोग लिखिएगा, हेडिंग बनाएगा कि अपव्यय का अर्थ। ठीक है, इसको बढ़िया से मोटी कलम से या तो स्केच होता है ना, स्केच से आप लोग हेडिंग बनाइएगा बढ़िया से, और फिर इसके अंतर्गत लिखिएगा कि अपव्यय का आशय बालक का अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देना। ठीक है, जिससे बालक पर खर्च किया गया धन, समय और श्रम बेकार चला जाता है। ठीक है, और अगला आपका है हेडिंग बनाएगा अवरोधन का अर्थ। अवरोधन का आशय है कक्षा में असफल होने के लिए, ठीक है, असफल होने से लिए जाता है। ठीक है, अर्थात एक ही कक्षा में दोबारा पढ़ाई के लिए ठहरना होता है। ठीक है, ये है इसका अवरोधन का अर्थ। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 10 दोस्तों। प्रश्न 10 का आंसर सब लोग देखिए, कह रहा कि प्राच्य या पाश्चात्य विवाद क्या है। उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद 19वीं शताब्दी में भारत में शिक्षा प्रणाली के स्वरूप को लेकर हुआ एक महत्वपूर्ण विवाद था। यह विवाद भारतीय संस्कृति और मूल्यों को संरक्षित करने और आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने के बीच टकराव का प्रतीक था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 11 कह रहा है कि डीपीईपी, ठीक है, डीपीईपी परियोजना का मुख्य कार्य क्या होता है। उत्तर में लिखिएगा कि डीपी के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, इनके क्या प्रमुख कार्यक्रम है। पहला देखिए आप लोग, पहला है कि शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि। डीपीईपी के ने शिक्षकों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, बेहतर कार्यक्रम और शिक्षण सामग्री और स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, दूसरा आपका है, दूसरा कह रहा है कि समानता और समावेश को बढ़ावा देना। ठीक है, डीपीईपी ने ठीक है, ने सभी बच्चों को शिक्षा का समान पहुंच प्रदान करने में ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 12 आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि बीईपी क्या है। ठीक है, उत्तर में लिखिएगा कि बीईपी का अर्थ है कि बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, यह 1994 में शुरू किया गया था। भारत सरकार का एक क्या है कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य था कि प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक यानी गुणवत्तापूर्ण और समावेशी बनाना था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 13 कह रहे कि हुड के घोषणा पत्र का शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर में लिखिएगा कि हुड के घोषणा पत्र का शिक्षा पर निम्न प्रभाव पड़ा था। पहला आप लिखिएगा कि सन 1856 तथा सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना हो गई। ठीक है, दूसरा है कि सभी स्तर के बच्चों तथा कॉलेजों की स्थापना हो गई। तीसरा है कि शिक्षा राज्य का दायित्व माना जाने लगा तथा राज्य के नियंत्रण में आ गई। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न 14 कह रहा है कि ब्रिज कोर्स का क्या आशय है, यानी कि ये ब्रिज कोर्स क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना। ठीक है, उत्तर में लिखिएगा कि ब्रिज कोर्स ऐसा शैक्षणिक कार्यक्रम जो दो अलग अलग स्तरों के बीच ज्ञान और कौशल के अंतर को क्या करना है, कम करने में मदद करता है। यह उन छात्रों के लिए उपयोगी होता है जो किसी अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, यह जिनके पास आवश्यक ज्ञान, ठीक है, आवश्यक ज्ञान और कौशल की कमी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपके दोस्तों स्क्रीन पर है प्रश्न 15। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों यारों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का क्या हो जाए, भला हो जाए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है। पूछ रहा है कि शिक्षा का जो अधिकार है
अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है? उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से आशय है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुक्त शिक्षा प्राप्त प्रदान करने से है ना। इसका अर्थ है कि इस आयु वर्ग के सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, समझ रहे हैं? चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शारीरिक क्षमता कुछ भी हो। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोगों का वर्ष 2022 के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो 2022 के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को एकदम बेहतरीन तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो जितने भी लोग इस समय लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए प्रश्न देखिए। प्रश्न 16 कह रहा है कि बाल अधिकार कब और किसने निर्धारित किया? उत्तर में लिखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर के बाद वर्ष 2005 में संसद में बाल अधिकार संरक्षण आयोग बिल पेश किया गया। ठीक है, जो 2006 में पारित होकर क्या बन गया? कानून बन गया। ठीक है, समझ रहे हैं? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज को बहुत से ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुविकल्पी में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो प्रश्न 17 देखिए, कह रहा है कि हुड घोषणा पत्र के 2 गुण बताना आपको है। हुड घोषणा पत्र के गुण इस प्रकार हैं। ठीक है, पहला आपका है कि घोषणा पत्र ने भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों को सुनिश्चित करके उसकी दिशा निर्धारित की। दूसरा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जन शिक्षा प्रसार हेतु जवाबदेही ठहराव दिया। तीसरा है घोषणा पत्र में शिक्षा के सभी व्यापक आयामों का सुव्यवस्थित स्वरूप प्रकट होकर सामने आया था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपके हैं स्क्रीन पर, प्रश्न 18 करा कि कोठारी आयोग की नियुक्ति के 2 प्रमुख उद्देश्य बताना आपको है। ठीक है, उत्तर में लिखिएगा कि कोठारी आयोग की नियुक्ति के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। कौन कौन से दोस्तों? पहला आपका है कि तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का अध्ययन कर उसके प्रति, ठीक है, व्याप्त असंतोष के कारणों को पता लगाकर उसमें क्या करना? सुधार के लिए सुझाव देना। ठीक है, दूसरा है शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप एवं शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत एवं नीतियां बनाना। ठीक है, इसको इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 19 क्या कह रहा है? प्रश्न 19 कह रहा है कि यशपाल समिति के कुल कितने खंड हैं? उत्तर में लिखिएगा यशपाल समिति के कुल 8 खंड। ठीक, बस इतना लिख दीजिएगा, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न अगला आपका है 20। दोस्तों अगर चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक करिए और दोस्तों को अपने पूरे मित्रों को शेयर करिए। ठीक है, जितने भी लोग इस समय लाइव देख रहे हैं ना, मेरा तो यही गुजारिश है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए कह रहा है कि पोषाहार वितरण योजना के 2 उद्देश्य लिखें। उत्तर में लिखिएगा कि पोषाहार वितरण योजना के 2 उद्देश्य हैं। पहला आपका है बच्चों में जाति और समुदाय के भेदभाव को दूर करके सही सामाजिक व्यवहार को बढ़ावा देना। ठीक है, दूसरा है शिक्षा में सबको समान अवसर की उपलब्धता कराना। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग हैं। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न 21 कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान के 2 विशेषताएं बताना आपको है। उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि सर्व शिक्षा अभियान की 2 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहला आपका है कि बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करके सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। दूसरा आपका है बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वातावरण को क्या करना है? अनुकूल और सुलभ बनाना। ठीक है, ये शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, प्रश्न 22 कह रहा है कि हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिया? उत्तर में लिखिएगा कि हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के निम्न सुझाव दिए थे। कौन कौन से? पहला आपका है कि धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिया जाए। ठीक है, बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। ठीक, दूसरा है अनुदान सहायता छात्र शिक्षक की संख्या एवं आवश्यकता के अनुपात में दिया गया हो। तीसरा आपका है कि देसी शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन ना करके, ठीक है, पूर्ववत चलने दिया जाए। ठीक है, जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलने दिया जाए। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है। ठीक, आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न 23 कह रहा है कि DPEP परियोजना के 2 कार्य आपको लिखना है। तो DP परियोजना के कार्य कौन कौन से दोस्तों? तो पहला आपका है इस कार्य के अंतर्गत औपचारिक शिक्षा, ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों एवं वैकल्पिक तरीकों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को सभी के लिए क्या सुलभ बनाना है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के विस्तार विद्यालयों में बच्चों को ठहराव से है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न 24 कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? ठीक है, उत्तर में है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश 1608 ईस्वी में हुआ था। ठीक है,
ये जो कि बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछता रहता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न 25 कह रहा है कि मिशनरी स्कूलों की 2 विशेषताएं बताना आपको है। उत्तर में लिखिएगा कि मिशनरी स्कूलों की विशेषता। पहला आपका दोस्तों है, इसमें सभी छात्रों को अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य था। दूसरा है, इसमें ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। तीसरा आपका है, विद्यालय का समय निश्चित रहता था। ठीक है, और चौथा आपका है कि बालकों को पुस्तक एवं लेखन सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाती थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर चैनल को हमारे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न 26 कह रहा है कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी। उत्तर में लिखिएगा, कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो है 1781 में जोनाथन डंकन ने की थी। किसने? जोनाथन डंकन ने की थी। ठीक है, ये प्रश्न जो है कि बहुविकल्पी में हमेशा पूछता रहता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न 27 देखिए क्या करा है, कह रहा है कि धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में हंटर आयोग के मुख्य सुझाव बताइए। उत्तर में लिखिएगा कि धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में हंटर आयोग के मुख्य सुझाव निम्नलिखित हैं। ठीक है, कौन कौन से दोस्तों? पहला आपका है, आयोग ने यह सुझाव दिया कि धार्मिक शिक्षा को स्कूल में अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि धार्मिक शिक्षा के लिए अलग समय निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि अन्य विषयों का अध्ययन बाधित ना हो। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग हैं। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न 28 कह रहा है कि किस वर्ग की शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि उच्च वर्ग की शिक्षा में, इस वर्ग की उच्च वर्ग की शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था। ठीक है, छनाई का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। ठीक है, किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने किया था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न आपका है, प्रश्न 29 कह रहा है कि नवीन शिक्षा नीति के 2 दोष बताना आपको है। नवीन शिक्षा की नीति के क्या है? 2 जो है दोष बताना आपको। ठीक है, तो उत्तर में लिखिएगा कि नवीन शिक्षा नीति के दोष निम्नलिखित हैं। पहला आपका है कि पाठ्यक्रम को काफी व्यापक बना दिया जिसमें कई अन्य विषय और कौशल शामिल हैं। ठीक है, यह छात्रों और शिक्षकों दोनों पर अधिक बोझ डाल सकता है। ठीक है, दूसरा आपका है कि मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव के साथ छात्रों को अधिक बार परीक्षाएं देनी होगी। ठीक है, जिससे उन पर मानसिक दबाव बढ़ सकता है। ठीक है, ये क्या है? ये नवीन शिक्षा के दोष हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों अगर चैनल को हमारे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को हमारे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न 30 आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग इसका आंसर देखिए। कह रहा है कि आचार्य राममूर्ति समिति की प्रमुख 2 सिफारिशें बताना आपको है। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि आचार्य राममूर्ति समिति के प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं। पहला आपका है शिक्षा के उद्देश्य, दूसरा है सामान्य स्कूल प्रणाली है। ठीक है, तीसरा आपका है व्यक्तियों के कार्य हेतु सशक्तिकरण, चौथा आपका है मातृभाषा को स्थान। ठीक है, ये था जो है आपका प्रश्न समाप्त हुआ। प्रश्न अब हमारा शुरू होगा 2020 का। ठीक है, 2020 में जितने भी अति लघु प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, उन सभी को आज हम लोग बढ़िया से बेसिक रूप से देखेंगे। ठीक है, और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके यूपी डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 31 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न 31 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के बारे में आप क्या जानते हैं। उत्तर में लिखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में इसमें कहा गया कि इसमें भारतीय नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। यह भारत के सभी लोगों में क्या है? समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को निर्माण का उपलब्ध करता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 32 कह रहा है कि हुड का घोषणा पत्र 1854 के शिक्षा संबंधित उद्देश्य क्या थे। उत्तर में लिखिएगा आप लोग कि उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देसी ठीक है भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इसे भारतीय शिक्षा का क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न 33 कह रहा है कि हंटर आयोग के 2 कार्य लिखना आपको है। उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि हंटर आयोग के 2 कार्य हैं। पहला आपका है प्राथमिक शिक्षा की समीक्षा करना और दूसरा आपका है द्वितीयक शिक्षा स्तर की समीक्षा करना। ठीक है, ये 2 आपके हंटर के महत्वपूर्ण कार्य हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 34 कह रहा है कि राष्ट्रीय
स्तर पर शिक्षा के कौन से अभिकरण है? उत्तर में लिखिएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के अभिकरण। ठीक है, ये तो पूरी हेडिंग बनाइएगा खूब मस्त होनी। ठीक है, और फिर इसके अकॉर्डिंग लिखिएगा कि समस्त जीवन काल के दौरान मनुष्य कई संस्थाओं के संपर्क में आते हैं। ठीक है, वे इन संस्थाओं के माध्यम से शैक्षिक अनुभवों की प्राप्ति करते हैं। इन संस्थाओं को शिक्षा के अभिकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दोस्तों, अगर चैनल पर हमारा फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 35 का सवाल आंसर देखिए क्या करा। कह रहा है कि शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्रों की क्या भूमिका है? तो उत्तर में लिखिएगा कि ब्लॉक के समस्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, ठीक है, अध्ययनरत विद्यालयों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें संबंधित विद्यालयों को वितरित करने का कार्य है। शैक्षिक उन्नयन में शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्रों की भूमिका होती है। ठीक है, इसको इस तरह आप लोग लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर आपके प्रश्न 36 यानी 36 कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में क्या क्या सुधार किए? उत्तर में लिखिएगा कि लॉर्ड कर्जन का प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में निम्नलिखित सुधार किए थे। पहला आपका है भारतीय भाषाओं को मुख्य स्थान दिए जाएं। ठीक है, दूसरा है कि प्राथमिक शिक्षा की अनुदान राशि बढ़ाई जाए और तीसरा आपका है कि पाठ्यक्रम में सुधार किए जाएं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 37 कह रहे कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन के कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए? उत्तर में लिखिएगा कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन के लक्ष्य निम्नलिखित हैं। पहला आपका है कि इसका लक्ष्य सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाना है। ठीक है, दूसरा आपका कि इसमें नारी समानता के लिए शिक्षा संबंधित योजनाओं को प्रस्तुत करना। तीसरा आपका है इसमें पिछड़े वर्गों को शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा किया गया तथा विकलांगों की शिक्षा के लिए सतत प्रयास किया गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 38 कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या है? ठीक है, उत्तर में लिखिएगा कि यह योजना जो है भारत सरकार द्वारा 1987 में शुरू किया गया था, आरंभ किया गया था। ठीक है, यह शिक्षा नीति में संबंधित थी। ठीक है, यह क्या था? यह शिक्षा नीति से संबंधित थी। इसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों का विकास करना था जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य लक्ष्य है कि शिक्षा को सपनों का साकार करना था। ठीक है, सपनों को क्या करना था? साकार करना था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न 39 तरह की स्कूल रेडिनेस प्रोग्राम क्या है? ठीक है, स्कूल रेडिनेस प्रोग्राम क्या है? तुम लिखिएगा कि स्कूल रेडिनेस प्रोग्राम जो है यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य बच्चों को स्कूल में सीखने के लिए आवश्यक है कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण प्रदान करना है। यह निपुण भारत मिशन का एक क्या है? हिस्सा है। ठीक है, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है। इस कार्यक्रम में 12 सप्ताह की गतिविधियां शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न 39 का आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों प्रश्न 40। ठीक है दोस्तों, जितने भी लोग इस समय चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा और सेक्शन से ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कह रहे कि शिक्षा को संविधान में समवर्ती सूची में रखने का क्या उद्देश्य है? उत्तर लिखिएगा कि शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने का अर्थ होता है कि केंद्र तथा राज्य सरकारें दोनों इस क्षेत्र में नीतियां निर्धारित करती हैं। ठीक है, तथा उसके अनुसार शिक्षा के परिमाणात्मक तथा गुणात्मक, ठीक है, परिमाणात्मक तथा गुणात्मक विकास में क्या है? वंचित कार्य कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर प्रश्न 41 कह रहा है कि स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ? उत्तर में लिखिएगा कि स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ उत्तर प्रदेश से सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले जैसे श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान 4 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया था और सबसे पहले जुलाई 2000 में स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 42 कह रहा है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? उत्तर में लिखिएगा कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 7वीं या पंचवर्षीय योजना के तहत 14 अगस्त 1987 शुरू हुई थी। ठीक है, खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, ठीक है, कम उम्र के बच्चों की पहचान करने और उन्हें हटाने में सरकार अग्रणी भूमिका निभाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 43 कह रहा है कि
CTE किस स्तर के शिक्षकों को तैयार करता है? उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि CTE माध्यमिक शिक्षा के लिए विभिन्न शिक्षक तैयार करता है। ठीक है, यह उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा को भी तैयार करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न 44 कह रहा है कि मिड डे मील योजना को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उत्तर में लिखिएगा कि मध्याह्न भोजन योजना, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्र योजना है। ठीक है, प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 1995 में शुरू की गई थी, है ना। यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम है। ठीक है, आइए अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न 45 देखिए दोस्तों, अगर चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 45 यानी 45 देखिए क्या कह रहा है, बिना बोझ के शिक्षा में कितने प्रकार के बोझ बच्चों में होने की बात कही गई है। उत्तर में देखिएगा कि बिना बोझ के शिक्षा में निम्नलिखित 2 प्रकार के बोझ की बात कही गई है। ठीक है, वो कौन कौन सी? पहला है भौतिक बोझ, दूसरा आपका है मानसिक बोझ। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है, प्रश्न जो कि 46 का। ठीक है, ये जो है कि 2019 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि 2023 से लेकर 2016 तक सभी अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को हम कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जितने भी इसमें लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 46 देखिए क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता कितने प्रतिशत थी? उत्तर में लिखिएगा आप लोग कि भारत में साक्षरता स्वतंत्रता के समय 12% थी, परंतु वर्तमान समय में क्या है 79% हो गई है। ठीक है, 2011 के अनुसार। ठीक है, 2011 सर्वे के अनुसार ये ब्यौरा है इसका। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका है 47 कह कि लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में भारत में शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया है? उत्तर में लिखिएगा कि लॉर्ड मैकाले ने भारत में शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित बताया है। पहला आपका है कि भारतीय लोगों को अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान देना और ब्रिटिश राज्य के हितों का रक्षा करना था। ठीक है, दूसरा है कि लॉर्ड मैकाले चाहता था कि भारतीय जनता को न्यायिक सैन्य कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा में प्रशिक्षित करना था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 48 कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या उद्देश्य था? उत्तर में लिखिएगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में आरंभ हुआ था। ठीक है, यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य, ठीक है, देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न 49 तरह की पोषाहार वितरण योजना में कितने कैलोरी ऊर्जा बालकों को देने की व्यवस्था की गई है? ठीक है, उत्तर में लिखिएगा कि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बालकों के भोजन में जो है 450 कैलोरी एवं 12 ग्राम प्रोटीन आवश्यक होता है। ठीक है, जो कि पोषाहार वितरण योजना में बालकों को देने की व्यवस्था की गई। ठीक है, इतनी सारी व्यवस्थाएं प्राथमिक विद्यालयों में की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 50। सभी लोग प्रश्न 50 का आंसर दीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 50 देखिए क्या कह रहा है कि NCF, ठीक है, NCF 2005 का अस्तित्व किस रिपोर्ट के आधार पर आया? उत्तर में लिखिएगा कि NCF 2005 निम्नलिखित रिपोर्टों के आधार पर आया, जिसमें लर्निंग विदाउट वर्डन नामक रिपोर्ट के आधार पर आया। यह रिपोर्ट प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न 51 कह रहा है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है?
उत्तर में लिखिएगा दोस्तों हेडिंग बनाकर कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण, इसके अकॉर्डिंग लिखिएगा कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान करना। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति कुछ भी हो, उन्हें शिक्षा प्रदान करने का अवसर मिले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 42। चलिए 52 को देखिए, कह रहे कि बाल अधिकारों की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई थी। उत्तर में लिखिएगा कि बाल अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर, ठीक है, 1989 में यूएनओ के द्वारा की गई थी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न आपका है 53, कह रहा है कि पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम आपको बताना है। ठीक है, पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम बताना है। ये 12 प्रश्न को पूछ लिया गया, क्योंकि प्रश्न जो है दोस्तों बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना होइएगा। ठीक है, इसका सिर्फ ये होता है कि पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम होता है कि सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न देखिए, मैं इंग्लिश में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में नहीं लिखना, आपको लिखना तो आपको हिंदी में है। ठीक है, और जानकारी के लिए जानते रहिए। देखिए, विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं। उत्तर में लिखिएगा कि विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम बच्चों को स्कूल में जाने के लिए प्रेरित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, इन कार्यक्रमों में विभिन्न गतिविधियां शामिल होती हैं जो बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है और उन्हें स्कूल में सफल होने में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, चलिए अगला है आपका प्रश्न 55। दोस्तों अगर चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 55 देखिए, कह रहा है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है। उत्तर में लिखिएगा कि संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है, पहला आपका है कि हर हाथ में कलम, हर मन में ज्ञान, हर घर में रोशनी। ठीक है, दूसरा आपकी साक्षरता ही क्या है, सशक्तिकरण है। दूसरा आपका है कि पढ़ना लिखना सीखो, नया जीवन जियो। ठीक है, अगला है अंधेरे को मिटाओ, ज्ञान की दीप जलाओ। अगला है एक अक्षर भी सीखना एक बड़ी जीत है। ठीक है, फिर कह रहा है कि साक्षर भारत समृद्ध भारत। ठीक है, साक्षर भारत अगर रहेगा तो क्या रहेगा, भारत समृद्ध भारत रहेगा। ठीक है, अगला है आपका पढ़ना लिखना सबका अधिकार, शिक्षा से मिलेगा उज्जवल भविष्य। ठीक है, कुल मिलाजुला कर यही है कि आप अगर शिक्षित हैं तो आप जो कि सफल हैं, सारी चीजें आपके हाथ में है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 56। कह रहे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संक्षिप्त परिचय देना आपको है। उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा 2004 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, तभी आप प्रश्न आप परीक्षा में कर पाएंगे। ठीक है, देखिए 57 देखिए क्या कर रहा है, एनसीईआरटी के मुख्य कार्य लिखिए। तो एनसीईआरटी के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। पहला आपका है एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा के संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य करता है। यह शोध कार्य शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को बेहतर बनाने में क्या करता है, मदद करता है। दूसरा कह रहा है कि एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम विकसित करता है। यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर विकसित किया जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न दोस्तों है 58। कह रहा है कि डीपीईपी का प्रारंभिक शिक्षा योजना के आधार पर क्या किया गया। दूसरा है उत्तर लिखना आपको है। ठीक है, डीपीईपी का प्रारंभ नई शिक्षा नीति से है जो कि 1986 और 1952 के आधार पर किया गया था। यह नीति प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक एवं अनिवार्य, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ बनाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 59। करें कि राष्ट्रीय पाठचर्या सूची 2005 में शिक्षक के क्या दृष्टिकोण है। उत्तर में लिखिए गए राष्ट्रीय पाठचर्या सूची 2005 में शिक्षक का दृष्टिकोण बच्चों के सीखने में एक सहायक हो, जिससे बच्चों की
ज्ञान और सृजनात्मकता शक्ति क्या हो, विकसित हो। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका 60 आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों अगर चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कह रहे कि भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाई क्या है। उत्तर में लिखिएगा कि भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाई पहला आपका है, आइए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। पहला आपका है दोस्तों कि भारत में सामाजिक आर्थिक है ना असमानता भी एक बड़ी समस्या है। गरीब और पिछड़े वर्गों के बच्चों को अक्सर शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि भारत में शिक्षकों की भारी कमी है। यह कमी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर रूप से है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहेगा। दोस्तों अब हम लोग प्रश्न 61 को देखेंगे। ठीक है, और जो कि 2017 में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा कि जो कि 2017 में प्रश्न पूछे गए हैं तो हो सकता है कि आपकी बार ये पूछ दे। ठीक है, तो हर प्रश्न, एक ही प्रश्न नहीं, जितने भी मैंने पढ़ा है हर प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग खूब बढ़िया से इसको देखिएगा। ठीक है, और जो आपको लगे कि मैं बता दूं कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो उसको आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लिया करें। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इतना काम आप लोग कर लिया करें। ठीक, चलिए अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं। उत्तर में लिखिएगा कि न्यूनतम अधिगम स्तर एक शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण है जो कि सभी छात्र यदि उन्हें उचित अवसर और सहायता प्रदान किए जाएं तो वे एक निश्चित न्यूनतम स्तर तक सभी विषयों में सफल हो सकते हैं। ठीक है ना, सफल हो सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोगों। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न 62 कह रहा है कि महिला समाख्या कार्यक्रम क्या है। उत्तर में लिखिएगा NEP 1986 के उद्देश्यों के अनुरूप लक्ष्य हासिल करने के लिए एक ठोस कार्यक्रम के रूप में महिला समाख्या योजना शुरुआत की गई थी और ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की महिलाओं की शिक्षा तथा उनके सशक्तिकरण, ठीक है, सशक्तिकरण के लिए इस योजना को 1989 में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 63 कह रहे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किए जाने का क्या उद्देश्य है। उत्तर में लिखिएगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण संसाधनों को उपलब्ध कराना। ठीक है, देख रहे हैं प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, तो इसलिए आप लोग प्रश्न को बढ़िया से देखिए और इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न जो है हमेशा हर साल, ठीक है, पूछता रहता है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को बढ़िया से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 64 का आंसर दीजिएगा सभी लोग। प्रश्न 64 कह रहा है कि शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन से आपका क्या सुझाव है। यानी कि शिक्षा में जो है अपव्यय, ठीक है, और अवरोधन से आपका सुझाव क्या है। तो उत्तर में लिखिएगा कि शिक्षा के अपव्यय एवं अवरोधन के निम्नलिखित सुझाव हैं। पॉइंट में लिखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, बालकों को उनकी आयु स्तर के आधार पर ही प्रवेश दिया जाए। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि उपस्थिति संबंधित नियमों को कठोरता से पालन किया जाए। तीसरा आपका है कि प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित कर दिया जाए। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों 65। दोस्तों चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझाव क्या हैं। उत्तर में लिखिएगा कि हंसा मेहता समिति 1962 के सुझाव निम्नलिखित हैं। पहला आपका है कि लिंग के आधार पर विद्यालयी पाठ्यक्रमों में अंतर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि लड़के लड़कियों के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक कार्य के अंतर के आधार पर पाठ्यक्रम में विभेद करना चाहिए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग हैं। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न 66 का सभी लोग आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP के 2 अधिकार बताना आपको है। उत्तर में लिखिएगा आप लोग कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के 2 अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला आपका है प्राथमिक विद्यालय में बालकों में ठहराव बढ़ाना। ठीक है,
दूसरा आपका है कि प्राथमिक विद्यालय स्तर में क्रियात्मक अनुसंधान एवं मूल्यांकन करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग हैं। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 67 कह रहा है कि आरंभ में बेसिक शिक्षा परियोजना बीईपी के अंतर्गत किन जनपदों का चयन किया गया था। तो उत्तर में लिखिएगा कि बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित जिलों का चयन किया गया था। ठीक है, पहला आपका है वाराणसी, दूसरा इलाहाबाद, बांदा, इटावा, सीतापुर, है ना, अलीगढ़, सहारनपुर, गोरखपुर, पौड़ी तथा नैनीताल जिलों में लागू किया गया था। ठीक है, बेसिक शिक्षा परियोजना। ठीक है, चलिए आइए अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 68 कह रहा है कि अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के 2 उद्देश्य बताना आपको है। उत्तर में लिखिएगा कि अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के 2 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला आपका है विद्यालय में बालकों के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि सुनिश्चित करना, है ना, और दूसरा आपका है कि बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका 69 कह रहा है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की किन्हीं 2 कार्यों को बताना आपको है। उत्तर है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला आपका है, देखिए थोड़ा सा ऊपर कर देते इसको, चलिए पहला आपका है पाठ्यक्रम विकास परिषद राज्य के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण सामग्री विकसित करती है। दूसरा है कि शिक्षक प्रशिक्षण परिषद राज्य में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 70। दोस्तों अगर चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 70 देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई थी। उत्तर में लिखिएगा कि NCTE 17 अगस्त 1995 को नई दिल्ली में अपने प्रधान कार्यक्रम के साथ अस्तित्व में आई थी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है प्रश्न 71 तरह की ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न को फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है उत्तर में। कह रहा है कि ब्रिज कोर्स एक ऐसा शैक्षिक कार्यक्रम है जो 2 अलग अलग स्तरों या पाठ्यक्रमों के बीच के अंतर को क्या करता है, पाटने का मदद करता है। ठीक है, यह एक सेतु का कार्य करता है। ठीक है, यह क्या करता है, यह एक सेतु का काम करता है जो छात्रों को एक स्तर से दूसरे स्तर पर आसानी से संक्रमण करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों 72, ठीक है 72 कह रहा है कि स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की विशेषता लिखें। ये भी देखिए प्रश्न रिपीट हो गया। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो कक्षा 1 से सीधे प्रवेश करते हैं। कक्षा 1 के पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा का, ठीक है, उन्हें किसी प्रकार का अनुभव प्राप्त नहीं होता है। बालकों को प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह तक की अवधि तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव प्रदान किए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 73 का आंसर दीजिएगा। 73 का कह रहा है कि मैकाले के निस्पंदन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये भी रिपीट हो गया। मैकाले के निस्पंदन सिद्धांत के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए की जाए। ठीक है, जहां से वह स्वतः ही धीरे धीरे छन कर निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। ठीक है, और शिक्षा के क्षेत्र में निस्पंदन से तात्पर्य समाज के उच्च वर्ग को दी गई है शिक्षा का कालांतर से निम्न वर्ग तक पहुंचाने से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 74 तरह की प्राथमिक शिक्षा के संबंध में हुड डिस्पैच की प्रमुख संस्तुतियां क्या हैं। उत्तर में लिखिएगा कि प्राथमिक शिक्षा के संबंध में हुड डिस्पैच की प्रमुख संस्तुतियां हैं। पहला आपका है दोस्तों कह रहा है कि हुड डिस्पैच की घोषणा पत्र द्वारा प्रथम बार यह अनुभव किया गया कि भारतीयों की शिक्षा का दायित्व सरकार पर है। दूसरा कह रहा है कि जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया और शिक्षा से छनाई के सिद्धांत का अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों प्रश्न आपका 75। दोस्तों अगर चैनल पर हमारा फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि 75 देखिए कह रहा है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान किस शिक्षा आयोग की संस्तुति पर हुई है।
उत्तर में लिखिएगा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान DIET, ठीक है, यह स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुति पर की गई थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2016। ठीक है, 2016। चलिए सभी 2016 के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक आप लोग भी देखिएगा। प्रश्न 76 क्या कह रहा है? कह रहा है कि कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृति कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो उत्तर में लिखिएगा कलकत्ता मदरसा। ठीक है, आप लोग हेडिंग बनाइएगा कलकत्ता मदरसा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग लिखिएगा कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में की गई थी। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग, ठीक है, ने की थी। इसका उद्देश्य मुस्लिम बच्चों को राज्य में उत्तरदायित्व, ठीक है, यानी कि उत्तरदायित्व एवं लाभदायक पदों के योग्य बनाना था। ठीक है, और बनारस संस्कृति कॉलेज जो थे इनकी स्थापना सन 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने की थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि हिंदू जनता का प्रेम प्राप्त करना, ठीक है, तथा न्यायाधीशों की सहायता के लिए योग्य हिंदुओं को शिक्षित करना था। ठीक है, ये इनका कार्य था। चलिए आगे चलते हम लोग हैं। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न 77 कह रहा है कि मैकाले की शिक्षा नीति दोषपूर्ण होने के बावजूद इसका तत्कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ा? तो उत्तर में लिखिएगा कि मैकाले की शिक्षा नीति दोषपूर्ण होने के बावजूद इसका तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली पर निम्न दूरगामी प्रभाव पड़ा था। पहला आपका है मैकाले की शिक्षा नीति से प्राच्य या पाश्चात्य विवाद समाप्त हो गया और आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ गई। ठीक है, मैकाले, दूसरा है कि मैकाले के विवरण पत्र से भारत सरकार के लिए प्राच्य या पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान, ठीक है, का द्वार खुल गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीय के लिए क्या है, सुलभ हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न 78 को देखिएगा। कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के संबंध में चार्ल्स हुड की सिफारिश का उल्लेख कीजिए। ठीक है, उत्तर में लिखिएगा कि प्राथमिक शिक्षा के संबंध में चार्ल्स हुड के सिफारिश सुझाव। पहला आपका है घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया कि भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार पर है। दूसरा कह रहा है कि विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। तीसरा कह रहा है आपका कि सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अधिक व्यय करे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चलिए 79 को देखिए। कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय एवं अवरोधन को क्या करना है, अर्थ को स्पष्ट करना है। उत्तर में लिखेगा कि अपव्यय प्राथमिक शिक्षा की पूरी होने से पहले किसी भी स्तर पर बच्चों की समय से पहले वापसी को अपव्यय करते हैं, अर्थात बीच में विद्यालय छोड़ देना। अवरोधन क्या है? अवरोधन से तात्पर्य है कि रुकावट जब कोई बालक एक ही कक्षा में एक से अधिक बार अनुत्तीर्ण हो जाता है या एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक बार रहता है, ठीक है, तो उसे अवरोधन में क्या कर लिया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, यह है आपके अवरोधन के स्तर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न 80। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। ठीक है, कह रहे हैं कि पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है? फिर वही प्रश्न दोबारा रिपीट कर दिया। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। ठीक है, प्रोग्राम ऑफ मैथ्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल टीचर। ठीक है, इसकी ये इंग्लिश है। ठीक है, आप लोग कहेंगे कि इंग्लिश में नहीं बताया सर, जान लीजिए आप। प्रश्न 81 क्या करें, SOPT किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई? उत्तर में लिखिएगा कि SOPT प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों हेतु संचालित की गई थी। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका है 82। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः किन किन कार्यों से संबंधित है, संक्षेप में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखिएगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा परियोजना के मुख्य कार्य हैं। आइए उन मुख्य कार्यों को देख लेते हैं। पहला आपका है शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक सामग्री का निर्माण, मूल्यांकन, तकनीकी तथा दक्षता का विकास करना, प्रस्तावित करना। ठीक है, दूसरा है कि बालिका शिक्षा की उचित व्यवस्था करना। तीसरा आपका है कि नवाचार कार्यक्रमों का संचालन करना। ठीक है,
आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 83 कह रहा है कि विद्यालयोन्मुखी, ठीक है, कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं। उत्तर में लिखिएगा कि विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम से हमारा तात्पर्य है कि विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे क्या करें, विद्यालय की ओर आकर्षित हों। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न जो है आपका 84 यानी कि 84 कह रहा है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन से क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, उत्तर में आप लोग लिख लीजिएगा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के, है ना, सर्वांगीण विकास हेतु निम्न क्रियाकलापों का आयोजन किया जा सकता है। ठीक है, पहला आप लोग लिखिएगा कि रोचक मनोरंजक कहानी, गीत तथा उद्देश्यपूर्ण खेल क्रियाओं के माध्यम से बच्चों में अच्छी आदतों एवं नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा द्वारा बच्चों को विकासोन्मुखी, है ना, विकासोन्मुखी और समृद्ध वातावरण दे सकते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न, आप लोग 85 का आंसर दीजिएगा। 85 दोस्तों, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजना चलाई जा सकती है। ठीक है, या चलाई जा रही है। उत्तर में लिखिएगा कि सर्व शिक्षा अभियान संचालित किए जाने के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाएं चलाई गई थी। ठीक है, पहला आपका है स्कूल का निर्माण और सुधार। ठीक है, नए स्कूलों का निर्माण, मौजूदा स्कूलों का जीर्णोद्धार और उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस करना। ठीक है, दूसरा है कि शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण। ठीक है ना, शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण, योग्य शिक्षकों की भर्ती और उनके व्यापक प्रशिक्षण पर जोर देना। अगला है कि पाठ्यक्रम में सुधार, माने कि पाठ्यक्रम को समय की मांग के अनुसार बनाना और इसे अधिक व्यवहारिक बनाना। ठीक है, समझ रहे हैं। आइए अगला जब हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है, तो सभी लोग इस प्रश्न को देखिए और बढ़िया से ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, कह रहा है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है। उत्तर में लिखिएगा कि विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग जनपद का स्तर DEET प्राचार्य की अध्यक्षता में क्या है, गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा की जाती है। DIET संस्थान के महत्वपूर्ण कार्य पिछड़े वर्ग, है ना, पिछड़े बालकों से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर परामर्श तथा फर्स्ट जनरेशन लर्नर के उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था एवं मार्गदर्शन प्रदान करना। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 87 कह रहा है कि भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाई क्या है। उत्तर में लिखिएगा कि भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाई निम्नलिखित है। पहला आपका है कि प्राइमरी स्कूलों को प्रबंधन तंत्र में एक रूपीय नीति का अभाव, दूसरा है कि शिक्षकों का अभाव, तीसरा है ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में विकास की विभिन्नता। ठीक है, चौथा आपका है अव्यय एवं अवरोधन। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 88 कह रहा है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय में संक्षेप में आपको बताना है। तो उत्तर में लिखिएगा आप लोग कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियां निम्नलिखित हैं। पहला आपका है दोस्तों कि विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल, दूसरा है बालिका शिक्षा को विशेष महत्व, तीसरा आपका है वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 89 कह रहा है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करना है। उत्तर में लिखिएगा कि संपूर्ण साक्षरता अभियान की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला आपका है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों को अनुमति प्रदान की गई। ठीक है, दूसरा आपका है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान की सफलता पूर्णतः जनता की, है ना, जनता की अभिप्रेरणा एवं सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। तीसरा आपका दोस्तों संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्योन्मुखी है, केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 90 दोस्तों, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम
2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है? उत्तर में लिखिएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए बुनियादी मानकों को स्थापित है ना करता है और शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बालकों को मौलिक अधिकार घोषित करता है। ठीक है, समझ गए? ये था हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है, 2023 से लेकर 2016 तक सभी अतिलघु उत्तरी प्रश्नों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा, समझा, बुझा, सब कुछ जान लिया। ठीक है, अब हमको नहीं लगता है कि यहाँ से प्रश्न, ठीक है, बाहर इससे प्रश्न बाहर जाने का कोई भी उम्मीद नहीं है। ठीक है, सभी प्रश्न यहीं से फंसेंगे और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। ओके, बाय।